हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान का पाठ 2 शुरू कर दिया है। नाम है जूझ, जो लेखक आनंद यादव जी ने लिखा है। उन्होंने अपने ही बचपन का इसमें वर्णन किया है। यही हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर के दौरान। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सभी विषय की एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है। हिंदी मीडियम की यदि मैं बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एकदम फ्री। और इतना ही नहीं, बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जो आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि उनमें रहते हैं एमसीक्यू, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, जो आपको 110,000% आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी और आप उन प्रतियोगी परीक्षाओं में को क्रैक करेंगे। साथ ही साथ हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा है। वीडियोस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को पता चल सके कि हाँ, हमें पढ़ना है और किसी तरह से मोटी मोटी रकम वेस्ट ना हो। चलते हैं कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन की ओर, आनंद यादव जी के जीवन परिचय की ओर। इनका जन्म हुआ था सन 1935 महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत भी रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 25 पुस्तकें, सोचिए आप कि ये लेखन के साथ साथ और भी, ठीक है, और उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कविताएं भी लिखी, गद्य भी लिखे, समालोचनात्मक विधाओं पर भी कार्य किया। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। यहां पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है, माँ जो उपले उपले जानते हो ना, कंडे थोपते हैं, तो वो अपनी माँ की हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ इसी दौरान वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, पिताजी से कहो ना मुझे पाठशाला भेजने लगे। लेकिन माँ कहती है कि तुझे तो पता है, तेरे पिताजी से जब भी तेरी पाठशाला जाने की बात करो सुअर की तरह गुर्राते हैं। बच्चा बेचारा फिर निराश हो जाता है और वो कहता है कि आप दत्ताजी राव के पास जाइए, जो गांव के मुखिया रहते हैं, शायद वो बाबा को समझा सके, शायद वो दादा को समझा सके। तो माँ जैसे तैसे करके अपने बच्चे की भलाई के लिए, भविष्य के लिए दत्ताजी राव के पास जाती है और वहां से उसकी बात बन जाती है। ये हमने देखा है कि ये लेखक आनंद यादव जी ने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है, जिन्होंने अपना ही वर्णन किया है, अर्थात अपने बचपन की यादों को हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उसको पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत और मशक्कतें करनी पड़ी। साथ ही साथ कई बार उपहास का पात्र भी बनना पड़ा। पिताजी की या उसके दादा कहता था अपने पिता से, दादा की डांट खानी पड़ी, कई तरह के अपशब्दों को सुनना पड़ा और मानसिक और भावनात्मक तरीके से उसको बहुत सारे कष्ट सहे। लेकिन फिर भी उसने अपने हुनर को, अपनी जिज्ञासा को बांधे रखा और अपनी माँ से कहा। तो जब माँ दत्ताजी राव के पास जाती है तो उसने, दत्ताजी राव पूछते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि इसको पाठशाला नहीं जाने देते। तो उसने ये भी कहा माँ ने कि दत्ताजी राव जी वो कुछ खेती वेती करना नहीं चाहते हैं इसके पिता, उनको सिर्फ घूमने जाना है या अय्याशी करना है, इसलिए सारा खेती का कारोबार बच्चे पर डालकर खुद इधर उधर घूमते रहते हैं। दत्ताजी राव को बड़ा क्रोध आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा क्यों किया। अब उसके पिताजी का एक और काम था कि दिवाली के बाद वो ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाता था और उसका ये था कि सबसे पहले उसके खेत के गन्ने पेर लिए जाएं और गुड़ निकाल लिया जाए, ताकि सबसे पहले मार्केट में बेचा जा सके और अधिक आमदनी वो प्राप्त कर सके। ठीक है, अब ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की मां धूप में जब कंडे थोप रही थी और लेखक ने यही कहा कि मुझे पढ़ाई लिखाई जाना है। तो अब यहां पर जब लेखक ने कहा कि दत्ताजी राव से बात करो, तो मां तैयार हो गई और वह बच्चे की तड़पन समझती थी। रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए जब गई दत्ताजी राव देसाई जी के पास, तो उन्होंने सारी बात बताई। यह भी बताया कि दादा सारा दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है अय्याशी में, वह खेती का काम भी नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई एकदम बंद कर दी ताकि वो यहां वहां घूम सके, समय बर्बाद कर सके, और बेचारा बच्चा के भविष्य को उसने अंधकार में डाल दिया। जब दत्ताजी राव ने ये सब बातें सुनी तो उनको उसके पिता पर बहुत गुस्सा आई और उन्होंने कहा कि चलो अब तुम जाओगे, जरूर जाओगे, घर जाकर अपने पिता को यहां भेजना। और उसकी मां से कहा कि तुम्हारे
मालिक को यहाँ भेजना। अब और उन्होंने ये भी पूछा, क्या तुमने किसी कक्षा में फेल हुए थे, मतलब कोई जो परीक्षा अच्छे से देते ना, किसी परीक्षा में तुम फेल तो नहीं हुए? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। अब राव ने लेखक से कहा कि घर जाने पर दादा को मेरे पास भेज देना, घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। मतलब ये उन्होंने प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि माँ और लेखक को ये डर था कि यदि दत्ताजी राव ने ये कह दिया, उसके पिताजी को ये बता दिया कि हमने उनकी शिकायत दत्ताजी राव से की है, तो वो हम पर बहुत क्रोधित होंगे और हमारी पिटाई भी लगा सकते हैं। तो दत्ताजी राव ने उनको आश्वस्त कर दिया कि तुम डरो मत, मैं उसको बहाने से बुलाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या कहा उन्होंने कि जाकर सिर्फ ये कह देना कि मैंने याद किया। तो उसकी माँ ने भी बड़ी समझदारी के साथ कहा कि आज मैं सब्जी लेने बाजार गई थी, तो सोचा दत्ताजी राव से मिल लूं। तो उन्होंने यही कहा कि तेरे मालिक से मिलना है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। तो बड़ा ये सुनकर दादा सम्मान की बात सुनकर तुरंत चला गया। उसने सोचा वाह, दत्ताजी राव जी ने मुझे याद किया है, मैं जरूर जाऊंगा। और आधे घंटे के बाद लेखक, जैसा कि दत्ताजी राव ने कहा था कि जब तेरा दादा मेरे पास आएगा तो कुछ समय बाद तू भी मेरे पास आना, तो फिर बेटा यानी लेखक चला गया कि दादा दादा खाना तैयार हो गया है या जो भी भोजन पक गया है, चलो। अब दत्ताजी राव उसको बहाने से बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे? हाँ, लेखक ने बताया कि 5वीं में था, लेकिन अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि मुझे दादा जाने नहीं देते, उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए। राव ने दादा से पूछा तो लेखक के पिता ने उनकी बात को स्वीकार किया। तब दत्ताजी राव ने कहा, खूब फटकार लगाई, भला बुरा सुनाया कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में जोत कर तुम सांड की तरह पूरे गांव में घूमते हो तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि दे रहे हो, कैसे बाप हो तुम। उसने लेखक से यह भी कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा और मन लगाकर पढ़ाई कर, यदि यह मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इतना सुनकर लेखक को तो जैसे सारी धन संपदा मिल गई, इतना खुश हुआ वो और पाठशाला जाने के लिए तैयार हुआ। अब लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगा दिया। बोले कि दत्ताजी राव जी, आपको नहीं पता, ये स्कूल जाता है तो ये अपने दोस्तों के साथ बिगड़ जाता है, क्या क्या करने लगता है, कहीं कंडे बेचकर पैसे कमाता है, कहीं चुपचाप सिनेमा देखने चला जाता है, कहीं जुआ खेलता है, खेती और घर के काम पर ध्यान नहीं देता, कई तरह से झूठे इल्जाम लगा रहा बाप अपने बेटे पर। तो लेखक ने इन सभी बातों का निडरता के पूर्ण खंडन कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देसाई जी ने जब पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ ना, नापास का क्या अर्थ है, कभी फेल तो नहीं हुआ, हाँ पढ़ते रहा है ना तू, तो उसने बिल्कुल यही कहा कि हाँ मैं नहीं हुआ और आदेश दिया कि अब तू पाठशाला जाएगा। बाद में उसने रतनापा मतलब उसके पिता का नाम था, रत्नाप्पा पिता का नाम, ठीक है। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से कहा कि देख सुन, ध्यान से कान खोलकर सुन, यदि तुझे पाठशाला जाना है तो मेरी इन बातों को मानेगा, नहीं तो मैं तुझे पाठशाला नहीं जाने दूंगा। क्या कहा कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से तू पाठशाला जाना। तो बेचारा वो भी मान लिया, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर, स्कूल बैग रखकर फिर तू खेत जाएगा और फिर 1 घंटे के लिए पशुओं या ढोरों को चराने भी जाएगा। ठीक है भाई, जब खेत में ज्यादा काम होगा तो तू पाठशाला से गैर हाजिर हो जाएगा, तू पाठशाला नहीं जाएगा। सभी शर्तों को लेखक ने स्वीकार कर लिया और वह पाठशाला जाने के लिए तैयार हो गया और कक्षा 5वीं में जाकर बैठने लगा। अब जब कक्षा 5वीं में जाकर बैठा, क्योंकि वो तो बेचारा 1 साल पीछे हो गया था ना, तो उसके जो भी सहपाठी थे, सहपाठी मीन्स होता है क्लासमेट्स, वो आगे की कक्षा में चले गए। तो वो जो सारे जूनियर्स थे, कुछ 1-2 स्टूडेंट्स थे जो उसके क्लासमेट्स थे, तो उसको बड़ा असहज महसूस हुआ और कई बच्चे उसका मजाक भी उड़ाने लगे। सीधा साधा था, पुरानी किताबों को ही थैले में भर कर गया, सबने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने उसका गमछा छीन लिया। नहीं होते कुछ क्लास के शरारती बच्चे, कुछ एक मास्टर की एक्टिंग करके बोला अरे इधर आ रे, और कोई उसका गमछा खींच रहा, कोई उसकी नाड़ा खींच रहा। इस तरह से उनकी धोती खोलने की भी कोशिश की, बहुत परेशान किया। अब जब लेखक घर आते हैं तो अपनी माँ से क्या कहते हैं कि माँ मुझे एक नई टोपी ला देना और 2 नाड़े वाली चड्डी ले आना, ताकि मुझे किसी तरह से ये लोग परेशान ना करें। अब
एक मास्टर थे, वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, गणित के मास्टर। वे लड़कों को पीठ पर घूसा लगाते थे और शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। इस कक्षा में वसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला होशियार लड़का था। शारीरिक रूप से वो कमजोर था, लेकिन बुद्धि में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, मतलब स्टूडेंट था, तो टीचर उसको चाहते थे और उसी को क्लास का मॉनिटर बनाया। वसंत पाटिल वह शांत स्वभाव का था, पढ़ने में लगा रहता था, तो लेखक ने भी उसके साथ मित्रता की, क्योंकि वो क्लास का मॉनिटर भी था। अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। अब जब वो वसंत के साथ बैठने उठने लगा तो वो गणित पर ध्यान देने लगा। लेखक और गणित में भी होशियार हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। अब मास्टर लेखक को आनंद नाम था, तो आनंदा कहने लगे। उनका पाठशाला में मन लगने लगा। ना वह सोंदलेकर मराठी के शिक्षक थे, जो कि कविताएं भी लिखते थे। जो भी मराठी में वो कविताएं पढ़ते थे तो इतनी सुर और राग में पढ़ते थे कि सभी बच्चों को बहुत मजा आता था। उनकी जितनी भी कविताएं होती थी वे गाकर पढ़ते थे, ताल में पढ़ते थे, सुर में पढ़ते थे, सब उसमें झूमने लगते थे। सभी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है। खेत पर पानी लगाते समय, ढोर चराते समय मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाने की कोशिश करने लगे लेखक कि जब मास्टर गा सकते हैं तो मैं भी कोशिश करूं। तो अपनी किताब को बेचारा गाय चराते समय, खेत में जाते समय हर समय अपनी किताब रखे रहता था और कुछ नहीं मिलता था तो अपना कोई पत्थर उठाकर भैंस पर लिखने का प्रयास करने लगता था, अभ्यास करता था। ठीक है। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, लेकिन आज वही अकेलापन उसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस अकेलेपन में वो अपनी मर्जी से तेज तेज चिल्लाकर कविताएं गा सकता था, झूम झूम के नाच सकता था। ठीक है। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। वह बहुत ये सब करके अभिनय के साथ गाने लगा और चेहरे पर कविता के भाव भी आने लगे जैसे मास्टर के थे। ठीक है। तो मास्टर को लेखन का गायन अच्छा लगा। जब मास्टर जी को लेखक ने कविताएं सुनाई तो मास्टर ने भी उसकी खूब शाबाशी दी उसको और खूब तारीफ की। छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला में जब कोई प्रोग्राम हुआ तो सबके समक्ष उसको गाना गवाने को कहा तो और उसको सब जानने लगे, सब उसकी तारीफ करने लगे। उनके पास मराठी कवियों की काव्य संग्रह से संबंधित कुछ पुस्तकें थी तो वो भी उन्होंने लेखक को दे दी। फिर लेखक उनको पढ़ने लगा और लेखक इस आश्चर्यचकित था कि पहले तो उसको लगता था, क्या लगता था, कि कवि या रचनाकार कोई बहुत अन्य लोक से आए होंगे, लेकिन मेरे मास्टर भी तो कवि हैं, इसी लोक के कवि होते हैं, हमारे जैसे ही कवि या लेखक होते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको ये भरोसा भी हुआ कि हाँ, इसी लोक के होते हैं कवि। सोनलेखक स्वयं कवि थे, इस कारण लेखक को विश्वास हुआ कि कभी भी इसी तरह की हाड़ मास और क्रोध लोभ से मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि स्वयं कविता लिखकर मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर जब उन्होंने कविता लिखी तो लेखक को भी ये भरोसा हो गया कि मैं भी आसपास की जो भी वस्तु हैं, वृक्ष हैं, लताएं, पेड़ पौधे, इन पर तुकबंदी करके कविता लिख सकता हूं। उन्हें जोर से गुनगुनाता मास्टर को दिखाता, कविता लिखने के लिए कागज पेंसिल रखने लगा और उनके ना होने पर वह लकड़ी या किसी एक छोटा सा कुछ ले लेता और भैंस पर लिखता था। पत्थर की शिला या कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछता था, फिर लिखने लगता था। अपनी कविता जब मास्टर को दिखाता, कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर पर कविता दिखाने चला जाता था। कविता के शास्त्र के बारे में समझाते, उसे छंद के बारे में बताते, अलंकार के बारे में बताते, शुद्ध लेखन के बारे में बताते, लय का ज्ञान कराते, पुस्तकें और कविता संग्रह के बारे में भी जागरूक करते और उसको अपनी किताबें भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए, मतलब किस तरह से कविता रची जाती है, नियम बताए। ठीक है, कि किस तरह से कविताएं बनाई जा सकती है, तुकबंदी कैसे की जा सकती है। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिली, उनका साथ मिला, उनका स्नेह मिला और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा और वो बहुत ही आगे पढ़ने लगा और उसको बहुत अच्छा लगने लगा कि यस, अब हम सब जानते ही हैं कि आनंद यादव जी जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं और कविताएं, उपन्यास भी लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, करत करत अभ्यास के जड़िमति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। इसलिए अपना अभ्यास हमेशा करते रहिए, क्योंकि अधिक देर या कई कुछ महीने या सालों तक यदि हम व्यक्ति को भी ना देखें तो किसी व्यक्ति को भी भूल जाते हैं कि आखिर ये कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है। तो फिर ये तो विषय है ना,
विषय का भी हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, हिंदी का भी हमें अभ्यास करना है, व्याकरण का भी अभ्यास करना है, सभी विषय की हमें प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर हम परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स है ना, आप सबके लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपके लिए बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।